Now our next topic is चिश्ती, डिवोशनलिज्म, ज़ियारत एंड कव्वाली। तो चिश्ती डिवोशनलिज्म मतलब कि किस तरीके से वो अपने आप को पूरी तरीके से भगवान से मिला लेते थे, कैसा डिवोशन था। तो उनकी दो चीज़ें थी, एक ज़ियारत, दूसरा कव्वाली। तो ज़ियारत इज़ दैट, अभी हमने पढ़ा था पिछले वाले पैराग्राफ में कि ज़ियारत होता है जहाँ पर आदमी, वो जो सूफ़ी सेंट हैं वो मर जाते हैं और वहाँ पे उनकी कब्र बना दी जाती है और उनके श्राइन को वहाँ कब्र बना दी जाती है और फिर लोग उनके डेथ एनिवर्सरी पे वहाँ आते हैं, उसको पिलग्रिमेज बना लेते हैं। तो वो पिलग्रिमेज को ज़ियारत कहा जाता है। वो एक टूम बन जाता है जहाँ पे लोग पिलग्रिमेज समझकर आते हैं और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में ये चीज़ फेमस है। और ये जो प्रैक्टिस है, ये उनका मानना है कि अगर हम पिलग्रिमेज में जाएंगे, मत्था टेकेंगे, तो ये भगवान से कांटेक्ट हो चुका है, इससे हमको बरकत होगी, हमारे इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, चीज़ें इन्हांस करेंगी। 7 सेंचुरीज से भी ज़्यादा टाइम तक हर क्लास, क्रीड, सोशल बैकग्राउंड के लोग इन जगहों पर, इन ज़ियारत पे जाया करते थे और इनको दरगाह भी कहा जाता है। तो वहाँ जाते थे अपने हेड बो करने, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। जैसा भी हमने पिछले में पढ़ा था कि 5 इम्पॉर्टेंट चिश्ती सेंट्स हैं जिनकी हमने लिस्ट पढ़ी थी, जिसमें से 2 हमारे यहाँ दिल्ली में ही हैं, एक चिराग दिल्ली वाला दरगाह और निज़ामुद्दीन औलिया वाला दरगाह। उन 5 में से जो सबसे टॉप मोस्ट इज़ अजमेर वाला ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, उनको ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है। गरीब नवाज का मतलब कंफर्टर ऑफ द पुअर। अब जो पुराने टेक्स्ट हैं जिसमें रेफरेंस मिलता है, मतलब रिटन टेक्स्ट्स की बात करें, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसका जो रेफरेंस हमें मिलता है, ओल्डेस्ट रेफरेंस इज इन 14th सेंचुरी। उससे पहले दरगाह के बारे में हमें कुछ नहीं देखने को मिलता है और ये बहुत पॉपुलर है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इसलिए पॉपुलर है, ख्वाजा की वजह से पॉपुलर है। वो ख्वाजा अपनी प्योरिटी के लिए और अपने दान के लिए और अपनी डिवोशन के लिए जाने जाते थे। और उनकी जो ग्रेटनेस है वो उनके स्पिरिचुअल सक्सेसर्स को भी दिखाती है कि वो किसके सक्सेसर बनकर आए हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि वहाँ पे रॉयल विजिटर्स बहुत आते थे। रॉयल विजिटर्स यानी किंग्स बहुत विजिट करते थे। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का आप देखें तो 1324 से 51 तक का रूल रहा और इस ड्यूरेशन में वो पहले सुल्तान थे जो कि इस श्राइन को विजिट किया। Muhammad bin Tughlaq was the first king who visited the shrine। और फिर लेकिन विजिट उन्होंने किया, लेकिन उनके जगह पर वो जो मॉस्क बनवाने का काम है या जो टोम बनवाने का काम है वो 15th सेंचुरी में हुआ। मतलब 14th सेंचुरी में मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ विजिट करके आए थे, लेकिन लेट 15th सेंचुरी में जाकर सुल्तान घियासुद्दीन खिलजी ने जो कि मालवा के किंग थे, उन्होंने वहाँ जाके वो टोम्ब बनवाया। क्योंकि ये जो टोम्ब बना है ये मेजर लोकेशन पे बना है, ये दिल्ली गुजरात को कनेक्ट करता है, ये रोड ये उस रूट पर बना है, इसलिए यहाँ पे ट्रैवलर्स भी बहुत ज़्यादा आते थे। 16th सेंचुरी तक ये जो श्राइन है, तो लेट 14th सेंचुरी में तुगलक आए वहाँ पर। 15th सेंचुरी के एंड तक सुल्तान घियासुद्दीन खिलजी ने वहाँ पे टोम बनवा दिया, यहाँ ट्रैवलर्स का आना शुरू हो गया। 16th सेंचुरी तक ये जो श्राइन है वो बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो वो गाने वगैरह बहुत गाए जाते थे, पोएम्स बहुत गाई जाती थी और इनके ये जो गानों के फॉर्म थे, जिस तरीके से ये कनेक्ट करते थे गॉड से, वो जो फॉर्म था वो अकबर को बहुत इन्फ्लुएंस किया। तो फिर अकबर भी वहाँ जाने लग गए और अकबर वहाँ पर बहुत जाया करते थे। मतलब 314 टाइम्स वो जाया करते थे, मतलब 2-3 बार तो वो साल में जाना होता था उन्हें अजमेर, उनकी चिश्ती जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए।
कई बार अपनी कस्में पूरी करवाने के लिए, बेटा पैदा हो जाए उस लिए भी गए, कई बार जीत हासिल हो जाए उसके लिए ब्लेसिंग लेने गए। और फिर उन्होंने ये ट्रेडिशन मेंटेन करके रखा था 1580s तक। फिर उनकी हर विजिट इट्स लाइक अ वेरी बिग विजिट, क्योंकि वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर जाते थे और जो वो वहाँ दान देते थे, एल्म्स देते थे, उन सबको टेक्स्ट में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो टेक्सचुअल एविडेंस उसका मिलता है कि जितनी बार वो वहाँ पहुँचते थे वहाँ उतनी बार वो बहुत चीज़ें गिफ्ट करते थे। और अजमेर की दरगाह अगर आप गए हों तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई है जिसमें अभी भी खाना पकता है। तो वो कढ़ाई कहते हैं अकबर ने ही वहाँ पर गिफ्ट की थी। वो जो डेगची उसको कहते हैं, डेग, कॉल्ड्रिन, तो वो बड़ी सी कढ़ाई अकबर ने 1568 में वहाँ पर दान में दी थी, जिससे कि जितने भी पिलग्रिमेज जाते हैं उनके लिए उसमें खाना बन सके। फिर उसके बाद उन्होंने उस दरगाह में एक मॉस्क भी बनवाया, उसको ब्यूटिफाई करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए। एंड अब इसके साथ हम ये 5 ख्वाजा थे जो इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ये सबसे फेमस हैं, जिनकी दरगाह अजमेर में है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की भी दिल्ली में है, निज़ामुद्दीन औलिया की भी दिल्ली में है, और ये चिरागे दिल्ली, यहाँ तो दिवाली के टाइम पे एकदम मेला लगता है। वी आर गोइंग टू स्टडी इट नाउ। अब एक और स्टोरी फेमस है, द स्टोरी ऑफ दातागंज बख्श। अबुल हसन अल हुजविरी नाम के एक शख्स थे, जो कि अफ़गानिस्तान में एक जगह है गजनी, वहाँ के रहने वाले थे। तो हुजविरी इज़ अ प्लेस जो कि गजनी के पास है। ये वहाँ के रहने वाले थे, अबुल हसन अल हुजविरी। और जब तुर्किश आर्मी ने यहाँ पे अटैक किया तो इनको बोला गया कि तुम इंडस रिवर क्रॉस करो और अफ़गानिस्तान खाली करो। तो ये वहाँ से फिर ट्रैवल करके पाकिस्तान की सीमा में आ गए। इंडस रिवर के एक तरफ अफ़गानिस्तान है, एक तरफ पाकिस्तान है। तो जब टर्किश लोग वहाँ आ गए तो इनको वहाँ से खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया। तो ये पाकिस्तान की सीमा में आ गए और लाहौर में आके सेटल हो गए। और इन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम था कशफ उल महजूब। यू कैन रीड इट ओवर हियर, इट्स कशफ उल महजूब, जिसमें था अनवेलिंग ऑफ द वेल्ड, मतलब जो चीज़ें कवर्ड हैं उनको अनकवर करना। कशफ उल महजूब, पर्दे में रखी हुई चीज़ों को हटा के दिखाना, ये उनकी किताब का नाम था। पर्शियन में उन्होंने लिखी थी। और इसमें उन्होंने जो तसावुफ़, इस्लामिक टेक्स्ट में सूफीज़्म को इसी नाम से जाना जाता है, तो तसावुफ़ को एक्सप्लेन किया हुआ था कि इनको कौन प्रैक्टिस करता है, और सूफीज़ को एक्सप्लेन किया गया था इस पूरी बुक में। फिर हुजविरी 1073 में मर गए, लाहौर में इनकी कब्र बना दी गई। फिर जो महमूद गजनी का जो ग्रैंडसन था वो आया और उन्होंने इनकी ग्रेव के ऊपर एक टोम्ब बनवा दिया। और आज की डेट में वो काफ़ी फेमस टोम्ब है। और उनकी डेथ एनिवर्सरी, जैसे हमने पढ़ा कि डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, तो डेथ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की जाती है। और आज की डेट में भी हुजविरी को दातागंज बख्श नाम से जाना जाता है। दातागंज बख्श, या फिर गिवर हु बेस्टोज ट्रेजर्स, मतलब जिसके ऐसा दान देने वाला व्यक्ति जिसके आगे अगर आप सर झुकाओ तो वो आपको ट्रेजर्स दे दे, ट्रेजर्स से भर दे। और वहाँ पे जो मौसलियम है उसको दाता दरबार या कोर्ट ऑफ द गिवर भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आता है दैट इज, एक स्टोरी ये भी है, द लैम्प ऑफ द एंटायर लैंड। चिरागे दिल्ली, चिराग ए दिल्ली मतलब कि पूरी दिल्ली का चिराग। तो ये कहा जाता है कि भाई इसमें उनका नाम है चिरागे दिल्ली, लेकिन ये एक्चुअली में पूरी कंट्री के लिए एक चिराग का काम करते थे।
बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। 18th सेंचुरी में एक विजिटर आए थे डेक्कन से, दरगाह कुली खान। उन्होंने इस नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली के बारे में लिखा, उनके मकबरे के बारे में लिखा। मुरक्काए दिल्ली नाम से उन्होंने एक एल्बम बनाया दिल्ली का। तो इसमें मेंशन किया उन्होंने कि जो शेख की, जो मतलब वहाँ के जो वली थे या जो औलिया थे, उनकी जो ग्रेव है जहाँ उनको गाड़ा गया है, वो सिर्फ दिल्ली का लैंप नहीं है, वो पूरे कंट्री का लैंप है। और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा क्राउड्स में आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं। दिवाली के समय यहाँ पर एकदम पूरी की पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन इकट्ठा हो जाती है और बाहर टेंट्स बना के रहती है। यहाँ पे एक स्प्रिंग टैंक है, तो उसके आसपास टेंट्स लगा के रात भर वहाँ रहते हैं, मेला चलता है। और ये कहा जाता है कि उस समय वहाँ पर जाओ रहो तो उस टैंक का जो पानी है उससे आपके कई सारे डिजीज़ेस ठीक हो जाते हैं। मुस्लिम्स और हिंदूज़ दोनों वहाँ जाते हैं फुल फेथ के साथ, और सुबह से लेके शाम तक अपने आप को बिज़ी रखते हैं। कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, ट्रीज़ के नीचे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि दिवाली इज़ सेमी विंटर वाला सीज़न। अब दूसरा सेक्शन आता है द पिलग्रिमेज ऑफ मुगल प्रिंसेस जहांआरा। तो जहांआरा का आपने नाम सुना होगा, जहांआरा वाज द डॉटर ऑफ शाहजहां। तो पिलग्रिमेज ऑफ मुगल प्रिंसेस, तो जहांआरा ने जिस जगह को अपना पिलग्रिमेज माना, अपना ज़ियारत की जगह माना, दैट इज़ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर वाली। और इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी और उसमें बायोग्राफी लिखी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिसको इन्होंने नाम दिया मुनिस अल अरवा, द कॉन्फिडेंस ऑफ स्पिरिट्स। ये इन्होंने नाम दिया था मुनिस अल अरवा। तो इन्होंने ये बायोग्राफी लिखी हुई थी किसके ऊपर? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर। और फिर उसने इसमें ये डिस्क्राइब करती हैं कि अपने भगवान को, मतलब ही इज़ ट्रीटिंग शेख मोइनुद्दीन एज इट्स अल्लाह। तो वो कह रही हैं कि इनको प्रेज़, अपने भगवान को प्रेज़ करने के बाद ये जो फ़कीर है जहांआरा, अपनी कैपिटल आगरा, शाहजहां वाज लिविंग इन आगरा, तो वो आगरा से इनकी जगह तक, इन अजमेर तक गई हैं। और उनके साथ उनके ग्रेट फादर शाहजहां भी थे। और अजमेर की तरफ इन्होंने ट्रिप शुरू की और इन्होंने ये अपना कमिटमेंट किया कि हर दिन हर स्टेशन पे वो रुकेंगी और 2 बार प्रेयर्स करेंगी। कई दिनों तक ये लोग ऐसे ही चलते रहे और इन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं उस टाइम तक कोई राजसी ठाठ, जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं जाती शेख की दरबार तक, उस दरगाह तक, तब तक मैं कोई राजसी ठाठ को एंजॉय नहीं करूँगी, लेविश लाइफ को एंजॉय नहीं करूँगी। तो ये लेपर्ड स्किन पे भी नहीं सोई। और इन्होंने ब्लेस्ड सेंचुरी वाला जो चीज़ था, बहुत सेविंग्स वाला चीज़ था, रिवॉर्ड्स वाली चीज़ थी, वो सारे रुपए पैसे ऐसा कुछ भी चीज़ एंजॉय नहीं किया। और इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि जिस डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रही हैं, जिस डायरेक्शन में अजमेर की दरगाह है, ये उस तरफ पीठ करके नहीं सोएंगी। और कई सारे दिन ऐसे ही पास किए इन्होंने ट्रीज़ के नीचे सोते हुए। और फिर थर्सडे, जो कि 4th दिन था, रमज़ान का 4था दिन था, थर्सडे का दिन था वो, जब ये उस पिलग्रिमेज पे पहुंची तो वहाँ सब जगह लाइटिंग हो रखी थी, टोम्ब में खुशबू फैली हुई थी और एकदम शाम का समय था, डे लाइट ख़त्म होने वाली थी। और ये उस होली सेंचुरी में बैठी और इन्होंने अपने पेल फेस को, चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, उस पेल फेस को रगड़ा, वहाँ की मिट्टी लेकर अपने फेस पे लगाई। और डोरवे से जैसे ही वो अंदर घुसी तो नंगे पैर घुसी, ग्राउंड को किस करते हुए अंदर गई। और ये जो लाइट फिल्ड टोम था उनका और उनके मास्टर का सो कॉल्ड,
तो उसको 7 टाइम्स उन्होंने उसके परिक्रमा किया। फाइनली अपने खुद के हाथ से जो फाइनेस्ट क्वालिटी का इत्र था वो इन्होंने वहाँ पे टोम्ब पे चढ़ाया, और इन्होंने एक रोज़ स्कार्फ पहना हुआ था, रोज़ स्कार्फ था जो ये अपने साथ लिए हुए थी, वो रोज़ स्कार्फ चढ़ाया। रोज़ स्कार्फ चढ़ाया मतलब रोज़ की जो चादर थी, फूलों की, गुलाब के फूलों की चादर थी, वो वहाँ पर चढ़ाई। अब ज़ियारत की बात करें तो ज़ियारत इट्स नॉट जस्ट विजिटिंग द टोम कि आपने पिलग्रिमेज गए और वहाँ दर्शन किए, मत्था टेका। ज़ियारत के साथ ये लोग म्यूज़िक और डांस को भी इनकॉर्पोरेट कर देते थे। जो मिस्टिकल चैंट्स होते थे, तरह तरह की चीज़ें होती थी। तो सूफीज़ के साथ कव्वाली का नाम जुड़ा हुआ है। जो कव्वाली गाते हैं उन्हें कव्वाल कहा जाता है। और ये कव्वाल लोग भगवान को याद करते वक्त, अल्लाह को याद करते हैं और उन पोएम्स में उनका नाम भी लेते हैं। चला आया हूँ तेरी दर पे ख्वाजा, तो वो जब लाइन गाएंगे तो उसमें उनका नाम लेंगे, ख्वाजा का नाम लेंगे, जिक्र करेंगे, उनका जिक्र होना चाहिए, उनकी प्रेजेंस शो होनी चाहिए। तो उसको समा बोलते हैं, या मिस्टिकल म्यूज़िक बजाया जाता है, समा बांधा जाता है, अच्छा अच्छा म्यूज़िक चलाया जाता है, जो कि एकदम इंटीग्रल पार्ट है चिश्तीज़ का, जिससे वो इंटरेक्ट करते हैं, अपना डिवोशन शो करते हैं सिंगिंग से। तो इसमें कव्वाल्स प्ले द मेन रोल। फिर यहीं पे ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट कव्वाल है अमीर खुसरो द कव्वाल। जो अमीर खुसरो थे वो 12th सेंचुरी से 1253 से 1325 तक का उनका लाइफ रहा। ये बहुत बड़े पोएट थे, म्यूजिशियन थे, और निज़ामुद्दीन औलिया के जो दरगाह है वहाँ पर ये चिश्ती समा बांधा करते थे, कव्वालियाँ गाया करते थे। और इनका था कि कॉल एक वाज अ सेक्शन। अमीर खुसरो एक कव्वाल थे और कॉल इन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ था कि कव्वाली शुरू होने के पहले और कव्वाली ख़त्म होने के बाद वो एक कॉल गाएंगे। उन्हें वर्डिंग्स कुछ उनके हैं पोएटिक लैंग्वेज में जो वो ये बोलते थे, उसको कॉल कहा जाता था। और फिर उसके बाद सूफ़ी पोइट्री शुरू हो जाती थी, पर्शियन, हिंदवी और उर्दू में, और कई बार तीनों लैंग्वेजेस को मिक्स करके। और कव्वाल से ये गाया करते थे, उसको गाने का टोन और एक्सप्लेनेशन सब डिफरेंट रहता है। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया हमेशा जो स्टार्ट होता है वो कॉल से ही शुरू करते हैं। और आज कव्वाली हर श्राइन में, ऑलमोस्ट हर श्राइन में ये कव्वालियाँ गाई जाती हैं कॉन्टिनेंट में। और अब यहाँ पे हम देखेंगे चरखनामा। एक सॉन्ग है, प्रॉपर सॉन्ग है, जो कि राइम में लिखा, रिदम में लिखा गया है, स्पिनिंग व्हील पे, स्पिनिंग व्हील की रिदम पे लिखा गया है। एज यू टेक द कॉटन यू डू जिक्र जाली, मतलब जैसे ही स्पिनिंग व्हील होता है जिससे सूत काटते हैं या कपड़ा बनाते हैं, एज यू टेक द कॉटन यू डू जिक्र जाली, जैसे ही आप उसके ऊपर कॉटन थ्रेड चलाते हैं आप जाली बनाने लगते हैं। एज यू सेपरेट द कॉटन यू शुड डू जिक्र कालबी, जैसे ही आप धागों को अलग करते हैं तो आपको जिक्र की कालबी करना चाहिए। एंड एज यू स्पूल द थ्रेड यू शुड डू जिक्र आइनी, तो जैसे ही आप उसमें से थ्रेड बनाते हैं और लपेटना शुरू करते हैं उसको आपको जिक्र आइनी करना चाहिए। जिक्र शुड बी अटर्ड फ्रॉम द स्टमक थ्रू द चेस्ट, जिक्र का जो शब्द है वो आपके पेट से निकल के आपके दिल तक आना चाहिए। एंड थ्रेडेड थ्रू द थ्रोट, और फिर आपके गले से जुड़ता हुआ द थ्रेड्स ऑफ ब्रेथ शुड बी काउंटेड वन बाय वन ओ सिस्टर, तो एक के बाद एक सांस में वो बस जाना चाहिए। और अप टू 24,000 डू दिस डे एंड नाइट, और ऐसी ये जो सांसें हैं उनको आप दिन रात लीजिए जितना पॉसिबल हो, 24,000 टाइम्स लेना चाहिए। एंड ऑफर दिस टू योर पीर एज अ गिफ्ट, और फिर इन सांसों को पूरा का पूरा अपने पीर को गिफ्ट कर दीजिए, अपने गुरु को गिफ्ट कर दीजिए।
मतलब हर सांस में आप उसका नाम लीजिए, हर सांस में आप उसका जिक्र कीजिए. दिस इज द आइडिया ऑफ चरखानामा. Now we have to cover this section, languages and communication.